नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हमारे जो बचे लेक्चर्स हैं उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं और आज आपका ये पूरा टॉपिक जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन वाला समाप्त हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। इसमें हम क्या-क्या देखने वाले हैं? एक तो ये है कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2023 का, उसके कुछ प्रोविजंस को देखेंगे। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे मैंग्रोव्स के टॉपिक पर। देन वी विल मूव ऑन टू द कोरल रीफ्स, then coral bleaching and ultimately your chapter is going to finish। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा यूपीएससी के पीवाईक्यू को देखेंगे तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। मैंग्रोव्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, उसके सिग्निफिकेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके साथ साथ आप देखिए कोरल रीफ्स, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है और मेनली यूपीएससी जो पूछती है कि भाई उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। और जब हमें पता है कि किसी चीज का इम्पोर्टेंस है तो हम उसे कंजर्व करने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर क्या इनिशिएटिव चल रहा है, नेशनल लेवल पर क्या चल रहा है, और आप कुछ अनदर सजेशन दे सकते हैं तो उससे भी काम चलता है। तो इन 3-4 फैक्टर्स के इर्द गिर्द हमारा जो इन्वायरमेंटल मुद्दा है, इन्वायरमेंटल टॉपिक है, वो घूमते फिरते रहते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, एक-एक पॉइंट अच्छे से कवर किया जाएगा और हमने कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी लाए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ केस स्टडी के साथ जो इस पीडीएफ में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हम इसलिए लेकर आए हैं सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा वाइड हो और ज़्यादा आप अच्छे एग्जाम्पल्स रिप्रेजेंट कर सके, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। इसलिए थोड़ा-सा हमें समय लगता है पीडीएफ को तैयार करने में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ये पढ़ देते हैं और आपको पढ़ा देते हैं। आई हैव टू टेक सम टाइम to gather some facts, to gather some examples, so that you have the better conceptual clarity। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करेंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिंदास सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दोस्तों के बीच शेयर साझा सब कुछ करते रहिए। So that will also add a benefit for us, for our team to grow। So let's start। तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 की चर्चा करेंगे। देखिए, आपको पता होगा कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट नहीं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था। ठीक है, क्या मकसद था? फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करना, कि भाई बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या फिर इलीगल डिफॉरेस्टेशन होता है तो इससे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, तो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव तो लिए जाते हैं। तो इसलिए एफआरए लाया गया था। मैं बार बार एफआरए बोल रहा हूँ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ओके सॉरी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लाया गया था। तो उसके बाद आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 लाया गया, यानी कि इस एक्ट में, इस ओरिजिनल एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किए गए। तो क्या अमेंडमेंट किए गए उसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा है, तो दोबारा रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। आप पीछे के लेक्चर में जाकर देखें, उसके बाद आप यहाँ पर मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो होप यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो देखिए क्या की फीचर है। पहली बात तो ये, लैंड अंडर द परव्यू ऑफ द एक्ट। सबसे पहले बात देखिए कि हम फॉरेस्ट लैंड कहते किसको है। तो इसमें डिफाइन किया गया है कि भाई गवर्नमेंट के कोई रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है, तो उसके अंतर्गत अगर फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया गया है तो वो कहलाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है या फिर कोई अनदर कानून है जिसमें फॉरेस्ट लैंड की बात की गई है, फॉरेस्ट लैंड को डिमार्केट किया गया है, तो वो भी शामिल होगा। लेकिन तीसरा और खास बात ये है कि ये जो कट ऑफ डेट है December 12, 1996, ठीक है, मान के चलिए कट ऑफ डेट है 12 दिसंबर 1996। तो इससे पहले अगर कोई भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए डिमार्केट किया गया या स्टेटस चेंज किया गया तो वैसे लैंड को एक्सक्लूड करता है ये एक्ट। ओके, अब आप सोचेंगे कि क्यों ऐसा किया गया होगा। तो आप देखिए बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं, ओके, लाइक रोडवे, रेलवे। अब भाई उसके लिए क्या है, लैंड क्लियर करना पड़ेगा, फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ सकता है। इसीलिए कुछ फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड के रूप में डिमार्केट कर दिया गया होगा, या फिर कोई प्रोजेक्ट्स उस समय लाया गया होगा, तो उसके लिए भी पहले ज़रूरी है कि फॉरेस्ट एरिया पर आ रहा है प्रोजेक्ट तो उसको हम नॉन फॉरेस्ट के रूप में पहले डिक्लेयर करें, तभी तो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा।
नहीं तो फिर अप्रूवल नहीं मिलेगी। इसीलिए ये कुछ किया जाता है। तो बेसिक ओवरव्यू आप ध्यान रखेंगे कि क्यों किया जाता है। ओके, तो ये बात हो गई। अब देखिए, सर्टेन कैटेगरीज ऑफ लैंड को एग्जेम्पशन मिला है। जैसे आप देखिए, लैंड अलोंग द रेल लाइंस, पब्लिक रोड्स के आसपास जो आपका लैंड है जहाँ पर कुछ ट्री सब भी रहते हैं, या फिर रोड साइड आप देख लीजिए तो उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। उसके बाद देखिए, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारे देश का, जैसे इंडिया का थोड़ा सा मैप हम अगर बनाए तो बहुत सारे देशों से हमारा जो कंट्री है बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान हो गया आपका, फिर चाइना हो गया, फिर जो आपका म्यांमार है, नेपाल है, ठीक है। तो ये सब स्ट्रेटजिक लोकेशन है। स्ट्रेटजिक लोकेशन है यानी कि यहाँ पर अगर कोई डिफेंस प्रोजेक्ट स्टेब्लिश किए जाए, या फिर डिफेंस के लिए रोड स्टेब्लिश किए जाए, रेल नेटवर्क स्टेब्लिश किए जाए, और पता चला कि भाई इसको भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो ऐसे में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए दिक्कत आ सकती है। इसीलिए कुछ एग्जेम्पशन दिए जाते हैं ऐसे लोकेशन पर। तो क्या एग्जेम्पशन है, देखिए, फॉरेस्ट लैंड विद इन 100 किलोमीटर फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर, इट कैन बी लाइन ऑफ कंट्रोल, इट कैन बी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ऐसे में यहाँ पर एग्जेम्पशन है फॉर द स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स, हमने बता ही दिया है। उसके साथ साथ आप ये भी एक बात ध्यान रखेंगे कि कभी कभी क्या होते हैं ना, घुसपैठ या इनफिल्ट्रेट करना चाहते हैं फ्रॉम द बॉर्डर एरियाज। तो भाई क्या होता है कि आसपास जंगल का इलाका है, ठीक है, तो ऐसे में मॉनिटरिंग करना मुश्किल हो जाएगा, ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो जाएगा अगर स्ट्रिक्ट नियम कानून इस लोकेशन पर रहेंगे तो इसलिए भी कुछ एग्जाम्पशंस दिए जाते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर या डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए भी एग्जाम्पशंस दिए जाते हैं। उसके बाद वही बात निकल कर आ रही है, डिफेंस प्रोजेक्ट, पैरामिलिट्री कैंप्स, पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट सब के लिए भी एग्जाम्पशंस दी जाती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, असाइनमेंट या लीजिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड, इसके अंतर्गत क्या है कि लेट्स से कि कोई फॉरेस्ट लैंड है, अब उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए एलोकेट करना है। इट कैन बी लाइक इस्टेब्लिशिंग ए कंपनी और इस्टेब्लिशिंग ए प्रोजेक्ट। तो ऐसे में अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल लेकिन किससे लेना पड़ेगा, यही बात तो आपको समझना है। अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल है ही नहीं। इवन स्टेट गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट स्टेब्लिश करना चाहती है ना, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ही अप्रूवल लेना पड़ेगा, यही खास बात है इसमें। तो आप देखिए, प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स टू असाइन फॉरेस्ट लैंड टू एनी एंटिटी फॉर एनी प्रोजेक्ट्स। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक कंडीशन भी बना सकती है, बनाती भी है फॉर द अप्रूवल कि भाई अलाउ करना है कि नहीं करना है। उसके बाद देखिए, परमिटेड एक्टिविटीज इन द फॉरेस्ट लैंड, कौन कौन सी एक्टिविटीज परमिटेड होंगी। वैसे तो यही है कि भाई परमिट होगी कि नहीं होगी, उसके लिए भी प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर नहीं तो फिर वो प्रोजेक्ट या वो एक्टिविटीज उस लोकेशन पर नहीं आ सकेंगी। ओके, लेकिन खास बात ये है कि अभी इस अमेंडमेंट में ना कुछ एक्टिविटीज को आउटसाइड द परव्यू ऑफ दिस एक्ट रखा गया है, यानी कि एग्जाम्प्ट दिया गया है। जैसे कोई एरिया में जू इस्टेब्लिश किया जा रहा है, सफारी इस्टेब्लिश किया जा रहा है, या फिर इको टूरिज्म फैसिलिटीज इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो फिर इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं होगी, है ना, एग्जाम्प्ट किया गया है। या फिर सिंपली कहें कि इट इज परमिटेड एक्टिविटी इन फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट लैंड में पता चला हमने जू इस्टेब्लिश किया, आप देखते हैं पूरे देश भर में बहुत सारे जू इस्टेब्लिश हैं, तो कोई नया इस्टेब्लिश होना भी चाहता है तो फिर परमिटेड है। ओके, ये है। उसके बाद देखिए, पावर टू इश्यू द डायरेक्शंस, तो ये जो डायरेक्शन इश्यू करने का शक्ति दिया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, ये तो मैंने बताया ही। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी निकल कर आता है, देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू डिफाइन टर्म्स एंड कंडीशन इन ऑर्डर टू डेजिग्नेट सर्टेन सर्वे एज नॉट फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन फॉरेस्ट पर्पस। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जैसे कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स फॉरेस्ट लैंड पर या उस रीजन में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, या फिर कोई माइनिंग प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सर्वे कंडक्ट किया जाता है। तो भाई
जब सर्वे कंडक्ट किया जाएगा ना, तो फिर ऐसे सर्वे को भी एग्जेम्प्ट किया गया है। ओके, क्योंकि विदाउट सर्वे ये प्रोजेक्ट बाद में स्टेब्लिश तो हो नहीं पाएंगे, इसलिए कुछ सर्टेन लिस्ट जारी कर दिया जाता है सो दैट इन सर्वे को एग्जेम्प्ट किया जा सके फॉर द डेवलपमेंटल नीड्स। बेसिकली यहाँ पर यही होता है, डेवलपमेंटल नीड्स। तो बार बार आप देखेंगे दो ही के बीच लड़ाई चलती है, एक तो डेवलपमेंटल नीड्स और दूसरा इन्वायरमेंटल नीड्स। तो जहाँ डेवलपमेंटल नीड्स नेसेसरी है वहाँ पर एग्जेम्पशंस दे दिए जाते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नाउ वी आर मूविंग टू द चैलेंजेस। तो सबसे बड़ा चैलेंज आप देखेंगे कि जितने भी पावर अभी हमने डिस्कस किया वो किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन अगर देखा जाए फॉरेस्ट जो सब्जेक्ट है वो कंकरेंट लिस्ट में है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों इस पर लॉ बना सकती है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर एक्सेस पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। तो भाई कल को अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट लाना है फॉरेस्टेड लैंड पर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बार बार परमिशन लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई प्रोजेक्ट अटका रह सकता है। अब तो ये भी होता है कि अगर सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट ए है और स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट बी है, यानी कि दूसरे पार्टी की सरकार है, तो अप्रूवल में भी डिले हो जाती है। तो आप देखिए कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं हो जाता है, दैट लीड टू द डिले ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट लीड टू द लाइक इट कैन आल्सो लीड टू करप्शन। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो एक तो बात हो गई, अच्छे से ध्यान रखेंगे, ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो एक्ट है इट ओवरलुक्स द राइट ऑफ द लोकल कम्युनिटीज, पार्टिकुलरली ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल। जैसे यहाँ पर अभी हमने सर्वे की बात करी थी कि भाई सर्टेन सर्वे को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है आ, और उसको अप्रूवल दी जा सकती है फॉरेस्ट लैंड के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि भाई कल को माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए सर्वे किया जाएगा तो अप्रूवल तो मिली हुई है। तो ऐसे में यहाँ पर जो ट्राइबल हैबिटेट सब रह रहे होंगे, ट्राइबल लोग रह रहे होंगे, फॉरेस्ट कम्युनिटी जो रह रहे होंगे, तो भाई उनको हो सकता है खाली करवाना पड़ जाए। ठीक है, या फिर फॉरेस्ट को लॉस कर दिया जाएगा, एंड इफ द फॉरेस्ट गेट लॉस तो इनकी लाइवलीहुड इन्हीं फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट रहती है, तो इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द लाइवलीहुड ऑफ दीज कम्युनिटीज। ओके, तो ये कुछ दूसरा चैलेंज हो गया। फिर आप देखिए ये जो एक्ट है इट डज नॉट एड्रेस द रूट कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि भाई डिफॉरेस्टेशन रूट कॉज क्या है, लाइक पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऐसे में एरिया एक्सपेंशन हो रहा है लोगों का, एग्रीकल्चर फील्ड एक्सपेंड हो रही है, पॉवर्टी भी है, लैंडलेसनेस है, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये सब जो मेन मुद्दा है इसको एड्रेस ना करके हम जो है सुपरफिशियली फॉरेस्ट के इश्यूज को एड्रेस करते हैं, दैट आल्सो लीड टू नॉट ए प्रॉपर सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद वी आर मोर फोकसिंग ऑन द क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। कभी कभी आप देखते हैं कि अ, इतने करोड़ प्लांट के सैपलिंग्स लगाए गए, लेकिन भाई लगा तो दिए गए, लेकिन उसको मॉनिटर किया जा रहा है कि नहीं। 1 करोड़ लगा दिए गए, अब 1 करोड़ में कितने लाख एक्चुअल में फ्लरिश हुए या फिर डेड हो गए, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो समस्या यही है कि हम बहुत कुछ इनिशिएटिव्स ले तो लेते हैं, लेकिन पोस्ट एक्शन हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग होता है ना वो लूज रहता है। नेक्स्ट, मिसइंटरप्रिटेशन एंड मिसयूज ऑफ द एक्ट बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स लाइक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री, ये सब अपने पर्पज के लिए मिसयूज कर सकते हैं। लाइक इंडस्ट्री, तो भाई ये जो अपना रिव्यू रिपोर्ट पे बनाएंगे इसमें भी बायसनेस हो सकता है, सो दैट इनको आसानी से क्लियरेंस मिल जाए। ठीक है, उसके बाद लीगल कन्फ्लिक्ट एंड अनसर्टेनिटीज, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में आ सकती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इन्वायरमेंटल जो एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, तो कन्फ्लिक्ट आ सकता है। जैसे एग्जांपल देंगे आपको, ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो जब ये प्रोजेक्ट लाया गया इसमें क्या है कि भाई जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है हमारा, उसको टूरिज्म के लिए, ठीक है, फिशिंग के लिए डेवलप किया जाए, पोर्ट के लिए डेवलप किया जाए। तो ऐसे में बहुत सारे फॉरेस्ट को भी काटा जा सकता है, इसलिए बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट ने कंसर्न रेज किया था, और ये मैटर शायद सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। ठीक है, तो अल्टीमेटली लीगल कन्फ्लिक्ट्स आ जाता है। तो वे फॉरवर्ड क्या है
एक तो ये है कि भाई ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको डिसेंट्रलाइज करो और पावर ट्रांसफर किए जा सकते हैं सर्टेन टॉपिक्स के ऊपर टू द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर लोकल बॉडी कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है टू मेक इट मोर पार्टिसिपेटरी। उसके बाद कस्टमरी एंड स्टेटूटरी राइट्स को रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत है और उनके पार्टिसिपेशन को भी इंश्योर करिए, और खासकर अगर बेनिफिट शेयर कर सकते हैं फ्रॉम द कंजर्वेशन एफर्ट्स अगर ये कम्युनिटीज करते हैं तो फिर करिए। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल ड्राइवर्स जो डिफॉरेस्टेशन को काउच कर रहा है उसको एड्रेस करना है। सिंपल सा जो ऊपर हमने फैक्टर्स की बात करी ना, वही वे फॉरवर्ड में लिखा गया है, तो इसमें ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट रीजियर कि क्लियर क्राइटेरिया एंड गाइडलाइंस होनी चाहिए कि भाई लैंड डाइवर्जन कर रहे हैं तो फिर उसकी क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए कि हम उसको अप्रूवल दें या ना दें। ठीक है, तो बाइसनेस नहीं होना चाहिए, एज वेल एज कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट को भी इंश्योर करना है। उसके बाद देखिए जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बैलेंसिंग द नीड्स ऑफ द डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। बस बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि जो एक्ट हमने लाया है, जिस पर्पज से एक्ट लाया है वो पर्पज सब है। ओके, और अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है इस एक्ट का तो हमारा ये पर्पज सर्व नहीं हो पाएगा, एंड अल्टीमेटली जो हमने टारगेट सेट कर रखा है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का, एफॉरेस्टेशन का, पंचअमृत सब में भी हमने टारगेट सेट कर रखा है ना। हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो हम बहुत चीज सीख कर बोलते हैं हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, है ना। तो वो सब अचीव नहीं हो पाएगी अगर हम स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं अपने कंजर्वेशन लॉज का। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा। उसके बाद एक आपका जो अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था ना, तो ये इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आया, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम समझते हैं कि क्या था। इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि अमेंडमेंट में क्या किया गया था। वैसे तो हमने कुछ कुछ देखा, लेकिन यहाँ पर बारीकी से देखते हैं। उसके बाद आपको एक केस का नाम याद आना चाहिए, टी.एन. गोदवर्मन केस 1996, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, और इसको आप मेन सेंसर राइटिंग में अच्छे से कोट कर सकते हैं, बहुत जगह पर कोट किया जाता है। ओके, तो बेसिकली ये जो आपका अमेंडमेंट एक्ट 2023 है, इस स्पेसिफाइड फॉरेस्ट लैंड एज दोज लैंड which has been declared or notified as forest under the Indian Forest Act 1927 or any other laws। ये तो बात हमने की। उसके बाद देखिए कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड में लैंड एज ए फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड है तो वो भी होगा ऑन और आफ्टर 1980। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पर समझिए कि 1996 या उससे पहले अगर कोई लैंड को जो फॉरेस्ट लैंड था उसको नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए डिक्लेयर किया गया था, तो वैसे लैंड एक्सक्लूड हो जाएंगे इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से, यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के नियम कानून लागू नहीं होंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बारे में मैंने चर्चा किया है वैसे। तो हुआ ये कि 1996 का जो गोदवर्मन केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया ना, वो फॉरेस्ट के डेफिनेशन को बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में दिया था, एक्सपेंडेड पर्सपेक्टिव में। क्या फैसला दिया था कि भाई जो फॉरेस्ट है, चलिए वो जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है वो तो होंगे, इररेस्पेक्टिव कि भाई ऑनरशिप क्या है, प्राइवेट है, पब्लिक है, इररेस्पेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या है, वेरी डेंस है, डेंस है, उससे कोई मायने नहीं है। जो रिकॉर्ड में है तो वो तो है ही। उसके साथ ये सबसे खास बात थी कि भाई जो डिक्शनरी मीनिंग है फॉरेस्ट का, वो भी फॉरेस्ट या एरिया क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो जो डिक्शनरी मीनिंग है, जिसका मतलब क्या हो गया कि बहुत ही लार्जर एरिया इन इंडिया कैन बी कमिंग अंडर द फॉरेस्ट। ओके, उसके बाद क्या था कि एरियाज आइडेंटिफाइड एज फॉरेस्ट बाय द एक्सपर्ट कमिटी सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉलोइंग द 1996 ऑर्डर। तो इस ऑर्डर के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट ने एरिया नोटिफाई किया हुआ होगा फॉरेस्ट को, तो उसे भी फॉरेस्ट के अंतर्गत कंसिडर किया गया था। ओके, तो ये पूरा तमिलनाडु टी.एन. गोदवर्मन केस है। ओके,
उसके बाद देखिए वन संरक्षण एवं संवर्धन रूल्स 2023, ये आप बस रूल्स याद रख सकते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए ही है, तो आपका काम चल जाएगा। तो फैसले में क्या निकल कर आया था एक्चुअली, तो फैसले में ये बोला गया था इस इंटरिम ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट के, कि जो हमने फॉरेस्ट का डेफिनेशन दिया था 1996 के जजमेंट में, तो भाई उस डेफिनेशन को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो एक्ट अमेंडमेंट ला रही है वो इसे डाइल्यूट ना कर दे, इसीलिए भी तो चैलेंज किया गया था कोर्ट। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन के रिगार्डिंग है, और इस पर भी क्वेश्चन पूछी जाती है यूपीएससी के द्वारा, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो थोड़ा सा हम बेसिक समझेंगे वेस्टर्न घाट्स क्या है। तो देखिए आप पेनिनसुलर इंडिया को समझते हैं, पेनिनसुलर इंडिया जो आपका नर्मदा रिवर के साउथ से आपको पेनिनसुलर इंडिया देखने को मिल जाती है। तो इसमें एक तो आपका वेस्टर्न घाट मिलता है, एक आपको ईस्टर्न घाट मिलता है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसके डिफरेंसेस के लिए फॉर द पर्पज। तो वैसे आप देखिए कुछ इस प्रकार से आपका वेस्टर्न घाट नजर आएंगे। तो ये जो इलाका है ना, ये वेस्टर्न घाट्स है, और ये बायोडाइवर्सिटी रिच लोकेशन है, इसीलिए तो इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में भी कैटेगराइज किया गया है ना, बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर फ्लोरा फौना बहुत अच्छे से मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पर। और फिर आप देखेंगे कि जो मानसून विंड्स आती है वो इन्हीं वेस्टर्न घाट से टकराती हैं, ऊपर जाती हैं, क्लाउड बनती है और तो खूब सारी वर्षा होती है यहाँ पर। तो इसलिए वेजिटेशन काफ़ी ज़्यादा रिच है यहाँ। ओके, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी ये डिक्लेयर्ड है। ओके, तो कौन कौन से स्टेट इसके अंतर्गत कवर हो जाते हैं, तो गुजरात से लेकर जो आपका तमिलनाडु तक स्टेट जो आते हैं, कोस्टल स्टेट लाइक गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, गोवा है, केरला है, तमिलनाडु है, ये सब आपके स्टेट आ जाते हैं। तो अगर वेस्टर्न घाट एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो भाई यहाँ पर अगर ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा डोमिनेट करेंगी, लाइक माइनिंग हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो गया, या फिर अदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, तो भाई यहाँ की इकोलॉजी के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है, और अल्टीमेटली इट विल इम्पैक्ट ओवरऑल इन्वायरमेंट ऑफ आवर कंट्री। इवन मानसून पैटर्न में भी चेंज हो सकता है अगर यहाँ पर कुछ ज़्यादा गड़बड़ी हुई तो, ठीक है। तो इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वेस्टर्न घाट का कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, ताकि यहाँ पर एक्सट्रीम ह्यूमन एक्टिविटीज की एक्सप्लॉयटेशन के कारण इनका नुकसान ना हो जाए। ओके, तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वेस्टर्न घाट के रोल को बताया गया है। इट ऑल्सो हैव इन्फ्लुएंस ऑन द मानसून पैटर्न्स, मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज थ्रू CO2 सेक्वेस्ट्रेशंस। CO2 सेक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है ना, उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, एज वेल एज सपोर्टिंग द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री एंड टूरिज्म। क्योंकि यहाँ पर कुछ हिल स्टेशन भी है, लोग जाते हैं, विजिट करते हैं, लेकिन जो टूरिज्म है वो तो चलो इकोनॉमी के लिए बेनिफिट भी है, लेकिन अगर एक्सेसिव हम टूरिज्म को प्रमोट करते हैं विदाउट एनी रेगुलेशन, तो इट कैन ऑल्सो डैमेज द वेस्टर्न घाट। ओके, तो ये बात हो गई। कुछ फैक्ट्स आप देखिए, फैक्ट्स आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। एक तो ये है कि यहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, लाइक 5000 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, 508 बर्ड स्पीसीज। अब ये मैं क्यों फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि आप इसे लिख सकते हो, अगर कुछ फैक्ट्स डालते हैं तो अहमियत बढ़ जाती है आपके आंसर की। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, ह्यूज स्पीसीज डाइवर्सिटी। और स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई एक लोकेशन पे कितने डाइवर्स स्पीसीज आपको मिल रहा है। जैसे ट्रीज है तो ट्रीज के वैरायटी जो स्पीसीज मिल सकते हैं, बटरफ्लाई है, बटरफ्लाइज के वैरायटी जो स्पीसीज मिल सकते हैं, और उसको हम और डेप्थ में मेजर करते हैं वाया स्पीसीज इवननेस एंड स्पीसीज रिचनेस। अब यहाँ पर आपको एक काम करना है कि बताना है कि स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस में क्या अंतर है और क्या सिग्निफिकेंस है इनका। फिर आप दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, यहाँ पर बहुत सारे स्पीसीज काफ़ी ज़्यादा इंडेमिक है, यानी कि ये सिर्फ इसी लोकेशन में मिलते हैं, अन्य किसी लोकेशन पर नहीं मिलते हैं। ठीक है, इंडेमिक का मतलब यही होता है, फाउंड नोवेयर एल्स ऑन द अर्थ एक्सेप्ट हियर। तो आप देखिए अबाउट 30% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज
77% ऑफ एम्फीबियन स्पीसीज, 66% ऑफ रेप्टाइल स्पीसीज इंडेमिक है, वेस्टर्न घाट में ही मिलते हैं। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेस्टर्न घाट, इसलिए इतना ज़्यादा कंसर्न रहता है इसको लेकर। उसके बाद देखिए, ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, कहीं ना कहीं वेस्टर्न घाट डिग्रेड हो रहा है। और फैक्ट आप यहाँ से मेंशन जरूर करेंगे, इसरो का एक लेटेस्ट एनालिसिस बताता है कि लगभग 35% ऑफ इस फॉरेस्ट कवर लॉस हुए हैं इन द लास्ट 90 ईयर्स। 35% मायने रखता है। क्यों हुए होंगे आप थोड़ा सा सोचिए कि भाई रेलवे गुजारा जा रहा होगा, रोडवेज होगा, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी हो सकती है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो सकता है। फिर आप देखिए कि कोस्टल एरियाज पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, तो वो सब भी कारण है। बाकी अब आते हैं कि वेस्टर्न घाट्स को लेकर क्या थ्रेट्स हैं। तो एक तो ये है कि भाई पेनिनसुलर इंडिया की खास बात ये भी कि मिनरल रिच रीजन है ना, आयरन आराम से मिल जाता है, और भी बहुत सारे मिनरल, मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं, तो माइनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल ग्राउंड होता है। और यही एक दिक्कत भी करता है रिगार्डिंग प्रोटेक्शन टू द वेस्टर्न घाट, क्योंकि माइनिंग के लिए क्या है, डिफोरेस्टेशन करना पड़ेगा, एरिया क्लियरेंस करना पड़ेगा फॉर द नीड ऑफ द रिसोर्सेज। लाइक आप देखिए आयरन ओर की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में भाई माइनिंग नीड भी तो बढ़ रही है, स्पेशली इन गोवा। फिर कर्नाटका को भी देख लीजिए, तो कहीं कहीं आप देखेंगे कि इन लॉज का वायलेशन होता है एंड इट लीड्स टू इन्वायरमेंटल डैमेज। फिर आप देखिए सैंड माइनिंग, तो सैंड माइनिंग से क्या होगा कि लैंडस्लाइड के पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे केरला में सैंड माइनिंग की जाती है, तो आप देखिए केरला में कितना ज़्यादा लैंडस्लाइड आया। इवन ये जो आपका अभी रिसेंट में केरला फ्लड्स आया था, तो इट इज़ शोकेजिंग कि भाई सब चीज़ अच्छी नहीं चल रही है। एंड सैंड माइनिंग इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इज कॉजिंग एक्सेस लैंडस्लाइड हेयर। उसके बाद डैमेज वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, ऑल दीज आर अफेक्टिंग द इकोलॉजिकली सेंसिटिव वेस्टर्न घाट्स। उसके बाद लाइव स्टॉक ग्रेजिंग हो गया, प्लांटेशंस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो रहे हैं, उसके कारण नेचुरल हैबिटेट फ्रेगमेंट हो रहा है। फिर क्लाइमेट चेंज देखिए, क्लाइमेट चेंज तो एक बड़ा मुद्दा है ही, और क्लाइमेट चेंज से मानसून पैटर्न भी प्रभावित हो रहा है। मानसून पैटर्न का इम्पैक्ट वेस्टर्न घाट पर तो होता ही है, तो इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द वेस्टर्न घाट इकोलॉजी। ओके, एंड एक्सेसिव फ्लड्स तो हमने देखा ही अभी केरला में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, तो क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, तो एक तो ये है कि भाई पॉलिसी चेंज की ज़रूरत है। लाइक वी कैन हैव बेटर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इन्वायरमेंटली कॉन्शियस फार्मिंग, और रेगुलेट कर सकते हैं हम एक्टिविटीज़ को। जैसे ये देखिए, वैसे तो रेगुलेट होती है, लेकिन प्रॉपर रेगुलेशंस की ज़रूरत है, प्रॉपर इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है। जैसे माइनिंग एक्टिविटीज रेगुलेटेड हैं, लेकिन फिर भी लूप होल्स का फ़ायदा उठा के कंपनीज माइनिंग करती हैं। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैंड यूज पॉलिसी एंड लॉ इन्फोर्समेंट स्ट्रिक्टर होना चाहिए, प्रिवेंट द इलीगल हंटिंग, डिफॉरेस्टेशन, लैंड यूज चेंज, एंड दीज शुड बी केप्ट इन चेक। फिर बैलेंस ऑफ एफर्ट्स, वही है, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच बैलेंस होना चाहिए। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे जो आपको हर जगह काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल 2011 में बना था, और इसको शेयर करने वाले थे माधव गडगिल कमेटी। तो गडगिल कमेटी के नाम से भी ये जाना जाता है। इन्होंने ये बोला था कि भाई इंटायर वेस्टर्न घाट जो है ना, इंटायर वेस्टर्न घाट, उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दो, मतलब इट इज़ वेरी सेंसिटिव। तो इसमें क्या होगा कि एक्टिविटीज को रेगुलेट कर दिया जाएगा, तो लिमिटेड डेवलपमेंट विल बी अलाउड बेस्ड ऑन द एनालिसिस, एंड इससे बायोडाइवर्सिटी कंजर्व रहेगी और इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान होगा। तो ये सजेशन दिया गया था, लेकिन इसने इंटायर एरिया को ESA डिक्लेयर करने का निर्णय लिया था, तो गवर्नमेंट इस पर राजी नहीं हुई थी। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि भाई ऐसे में डेवलपमेंटल एफर्ट्स ब्लॉकेड हो जाएंगे, ठीक है।
तो इसलिए एक और कमेटी गठित की गई थी, कस्तूरी रंजन कमेटी 2012 में, इसी के बाद जो रिपोर्ट आया था ना उसके बाद। तो इसमें बोला कि भाई पूरा एरिया को तो हम डिक्लेयर ना करें, इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग टोटल एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट एज ईएसजे, ओनली 37% ऑफ द टोटल एरिया इज टू बी ब्रॉट अंडर ईएसए। ठीक है, और कुछ एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर कंप्लीट बैन होना चाहिए, लाइक माइनिंग, क्वेरिंग, सैंड माइनिंग, क्योंकि इन सबसे लैंडस्लाइड जैसी खतरा ज़्यादा दिखती है। उसके बाद थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को कोई अप्रूवल नहीं देना है ऐसे लोकेशन पर। हाँ, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यानी कि पन बिजली, पानी से जो हम बिजली बनाते हैं उसको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहते हैं, उसे अलाउ किया जाएगा, बट आफ्टर डिटेल स्टडी एनालिसिस कि भाई इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट होगा, इस लोकेशन पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो ये पूरा एनालिसिस के बाद आपका अप्रूवल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसी को इम्प्लीमेंट किया गया है ना, कस्तूरी रंजन कमेटी के ही रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया है, और इसलिए सजेशन में बार बार बोला जाता है कि भाई करगिल कमेटी के सजेशंस को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ये और ज़्यादा स्ट्रिक्टर प्रोटेक्शन की बात करता है, तो आप सजेशन में लिख सकते हैं। ओके, तो होप यू अंडरस्टूड। So we can say that Western Ghat is facing the challenges of deforestation, habitat loss, climate, and illegal mining, deforestation, and it is impacting the status of biological diversity. So we need to have a conservation and sustainable management of these locations, so that जो बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण जो खतरे हो सकते हैं उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए हम आते हैं नेक्स्ट इनिशिएटिव की तरफ, इंडियन फॉरेस्ट एंड विल्ड सर्टिफिकेशन स्कीम। विल्ड नहीं है, फूड सर्टिफिकेशन स्कीम। थोड़ा सा बेसिक के बारे में हम बस हम जानेंगे, ज़्यादा इसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के रूप में से नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो क्या है ये स्कीम? तो पहली बात तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने स्कीम लेकर आया था, नाम से ही पता चल रहा है फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, यानी कि अब बहुत सारे ट्रीज ऐसे लोकेशन पर होंगे जो आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया है, तो भाई उनको भी अगर प्रोटेक्शन दिलवाते हैं तो ये भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए काफ़ी बढ़िया स्कोप होगा। जैसे जो एरिया फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड है उनको तो प्रोटेक्शन मिल ही रहा है, लेकिन हो सकता है कि भाई कोई प्राइवेट लैंड है वहाँ पर आपका ट्रीज है, ठीक है, तो इन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा, तो लोगों को इंसेंटिव दिया जाएगा इस स्कीम के माध्यम से, ताकि लोग खुद ऐसे ट्रीज को फॉरेस्ट प्रोटेक्ट कर सके, है ना। तो ये स्कीम लाया गया था, तो देख सकते हैं आप, एम्ड एट प्रमोटिंग सस्टेनेबल फॉरेस्ट एंड मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री, ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर। और बहुत सारे ऐसे लोकेशन मिल जाते हैं जहाँ पर ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और ये वॉलंटरी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है वाया थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, और इट इज एप्लीकेबल nationwide, covering forest area and free outside forest plantations on government land, private land, agroforestry, ये सब भी कवर होता है। देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री भी आ गया, तो एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब क्या है भाई, किसान एक तरफ आपका क्रॉप उगा रहे हैं, दूसरी तरफ आपका ट्रीज लगा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा एग्रो फॉरेस्ट्री फार्मर्स को, ठीक है। तो मार्केट इंसेंटिव दिए जाएंगे। सर्टिफिकेशन में 3 टाइप ऑफ सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, और जो क्रिटेरिया है 8 क्राइटेरिया क्वालिफाई करेंगे तब आपको ये स्कीम का लाभ मिलेगा। तो बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा डिटेल में पेनिट्रेट करने की जरूरत नहीं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग आवर इनिशिएटिव, बिना डाउट के आप सवाल पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का डाउट हो, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन करिए कैसा लग रहा है आपको इनिशिएटिव। साथ के साथ वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए अपने दोस्तों के बीच, सो दैट मोर एंड मोर पीपल रीच टुवर्ड्स दीज इनिशिएटिव। और ये यूट्यूब पर अवेलेबल तो है ही नहीं, आप कहीं पर भी ढूंढ ले इट विल नॉट बी अवेलेबल जो हम आपको करवा रहे हैं। एंड बिलीव मी, जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस लिखेंगे, तो इट विल बी ए वन स्टॉप सॉल्यूशन कि आपका पूरा मेंस का प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगा। डिफरेंट कीवर्ड्स जो जो हम यूज कर रहे हैं और किस टाइप से आंसर राइटिंग करना है, ये सब आपको इसमें मेंशन मिल जाएगा, क्योंकि हम PYQ डिस्कस करते हैं साथ के साथ
है ना। तो आप शेयर करते चले, बस लाइक करते चले, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं। और साथ के साथ अगर आपको हमारा इनिशिएटिव और अच्छा लगता है, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं हमारे यूट्यूब के ज्वाइन बटन पर। ओके, सो वी हैव completed this topic. Now we are moving to the next topic, mangroves. अब मैंग्रोव्स भी एक अच्छा यूँ कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट के लिए चीज़ है, ट्रीज है बेसिकली। ये चीज़ क्या बोलेंगे इसको, हम ट्रीज बोलेंगे। ठीक है, कहाँ पर मिलते हैं ये मैंग्रोव्स वैसे? तो जो आपके कोस्टल लैंड होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, ओके, वहाँ पर आपको ये मिलेंगे। क्योंकि जो कोस्टल एरियाज होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरफ सी वाटर होता है और दूसरी तरफ जो रिवर से फ्रेश वाटर आ रहे होते हैं, तो ये जो दोनों के बीच हैबिटेट बनता है ना, ट्रांजिशनरी हैबिटेट, नॉट ट्रूली सॉल्टी, नॉट ट्रूली फ्रेश। तो जो मिक्सचर वाला हैबिटेट बनता है इस रीजन पर मैंग्रोव्स ग्रो किया जाता है। मैंग्रोव्स का बेसिकली नेचुरल हैबिटेट यही है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसके सिग्निफिकेंस पर बात करेंगे। वैसे कुछ फैक्ट्स हैं, लेकिन थोड़ा हम अहमियत बता देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, जैसे इंडिया की ही बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलिए मैंग्रोव्स मौजूद है, यहाँ पर मैंग्रोव्स मौजूद है। अब क्या है कि जो इंडियन ओशियन है ना, यहाँ पर साइक्लोन, सी वेव्स, सुनामी जैसे घटनाएं आती रहती। तो होता ये है कि भाई इसके पीछे आप देखेंगे पूरा लैंड मास है, लैंड एरिया है। तो लेट्स से कि साइक्लोन आया, तो साइक्लोन में क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता है, फ्लडिंग जैसी सिचुएशन आने लग जाती है। उसके बाद एक्सट्रीम सी वेव्स, मतलब सी वेव्स की स्पीड भी हमें देखने को मिलती है। तो ये जो मैंग्रोव्स है, ये कोस्टल लोकेशन पर जो भी आपके लैंड है या फिर इकोसिस्टम है, या फिर यहाँ पर जो लाइव्स हैं लोगों की, जीवन है ना, लोग यहाँ रहते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करता है। ओके, साथ के साथ इन्वायरमेंटल बेनिफिट तो है ही है, लाइक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन सब करता है ये। लेकिन ये मेजर बेनिफिट मिल जाता है भारत को। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में मौजूद है, लगभग 120 प्लस कंट्रीज में ये मैंग्रोव्स है मौजूद। और स्पेशली ये ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स रीजन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू इंडिया बट आउटसाइड इंडिया एंड मोर देन 120 प्लस कंट्रीज। ओके, तो साल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन है एंड इंटरटाइडल रीजन में हमें देखने को मिलता है। इंटरटाइडल मतलब ट्रांजिशनरी जोन बिटवीन कंप्लीट सी वाटर एंड द फ्रेश वाटर। ओके, और इसको टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बात है। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, इंडिया के रेस्पेक्ट में, फिर ग्लोबल के रेस्पेक्ट में भी हम देखेंगे, लेकिन इंडिया के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो देखिए, 2021 फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, जो कि लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, इसमें ये एस्टिमेट किया गया कि 4,992 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड इन इंडिया आर कवर्ड बाय मैंग्रोव्स एंड इट ऑक्युपाइज 0.15% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो यहाँ से एक सजेशन लिख सकते हैं कि भाई मैंग्रोव कल्टिवेशन को और ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, अगर हमें कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट डिजास्टर से निपटना है। तो नेचुरल बैरियर होगा टू द डिजास्टर और द sea waves that can damage the coastal location। उसके बाद देखिए, ओवर द पास्ट सेंचुरी, यानी पिछले 100 सालों में द नेशन लॉस्ट 40% ऑफ इट्स मैंग्रोव कवर। एंड एक रिसर्च के अनुसार केरला हैज लॉस्ट 95% ऑफ इट्स मैंग्रोव ड्यूरिंग द पास्ट 3 डिकेड। मात्र 30 सालों में 95% मैंग्रोव इन्होंने खो दिया है। तो समझिए कि कितना ज़्यादा एक्सट्रीम ह्यूमन एक्टिविटीज या डेवलपमेंटल एक्टिविटी चल रही हैं, कितनी तेजी से चल रही हैं कि भाई मैंग्रोव्स का नुकसान हो रहा है। एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी होता है भाई, पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। अब देखिए, हमारे देश में लगभग लगभग 13 मेजर पोर्ट है और एक बनने जा रहा है अंडमान निकोबार। भाई पोर्ट बनाएंगे तो आसपास का एरिया को तो साफ करना पड़ेगा, जो फॉरेस्ट है उसको तो क्लियर करना पड़ेगा। तो इसीलिए फॉरेस्ट का जो एरिया है वो श्रिंक हो सकता है। हालांकि ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन पास्ट में नुकसान भी तो हुए हैं, है ना। ये कुछ बातें।
तो इम्पोर्टेंस क्या है मैंग्रोव्स के, मैंने आपको बता दिया। एक तो एज इफेक्ट है, एज इफेक्ट वही मैंने आपको बताया जहाँ पर दो हैबिटेट का मिक्सचर है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी मिलेंगी। ठीक है, तो इंटरफेस ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स एंड दस बिकॉज ऑफ दिस वी हैव द एज इफेक्ट। एज इफेक्ट आपके फिल्म्स में भी पूछा जा सकता है, और वही बात है, एज इफेक्ट कहने का मतलब ये हुआ मैं डिफरेंट हैबिटेट्स जहाँ पर मिक्स हो रहे हैं और वहाँ पर जो आपको डिफरेंट एंड न्यू एंड यूनिक स्पीसीज जो मिलते हैं, इट इज ऑल ड्यू टू द एज इफेक्ट। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में मदद करता है इकोलॉजिकल नीश। इकोलॉजिकल नीश क्या होता है वैसे, इस कंसेप्ट में बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। इकोलॉजिकल नीश मतलब जैसे कोई हैबिटेट है या इकोसिस्टम है, वहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है लाइक लायन। तो लायन जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहा होगा जो कि उसके लिए यूनिक होगा। जैसे अपने लिए वो प्रे ढूंढता होगा, आता होगा, फिर रहने के लिए कोई जगह ढूंढता होगा, तो ये उसका यूनिक रोल है। उसी प्रकार से उसी हैबिटेट में लेट्स से कि एंट रह रहा होगा, चींटियां रह रही होंगी, तो उनका खाने का पैटर्न अलग है, ठीक है, रहने का पैटर्न अलग है। तो इसके कारण ये जो डाइवर्स स्पीसीज है ना, वो एक जगह पर सरवाइव करते हैं, है ना। फंक्शनल रोल ऑफ द स्पीसीज, इट्स लाइक यूनिक जॉब ऑफ द स्पीसीज। कितना हमने चिल्ला चिल्ला कर बता दिया, अब तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए वाटर फिल्ट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन। जैसे जो आपके रिवर्स है वहाँ से पॉल्यूशन, पॉल्यूटेड वाटर आ रहा है, केमिकल्स आ रहा है, तो भाई जो मैंग्रोव्स है उन केमिकल्स को रोक लेती है, ऑब्जॉर्व कर लेती है, प्लास्टिक सब को अपने पास इकट्ठा करवा लेती है, तो अल्टीमेटली ये सी में नहीं जाता है। सी में नहीं जाएगा तो फिर जो मेराइन पॉल्यूशन है वो भी कम हो। ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं जाता है, कुछ कुछ मैनेज करते हैं, लेकिन एक्सेस में आएगा तो फिर दिक्कत तो होगी। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है, लाइक इट इज ए गुड सोर्स फॉर द पीपल लिविंग देयर, फॉर द टिम्बर फ्यूल के लिए, सपोर्टिंग लाइवलीहुड्स, टूरिज्म। उसके बाद शॉक एब्जॉर्प्शन, यही खास बात मैंने आपको बताया था कि भाई हाई टाइड आ गया, वेव्स हो गया, एक्सेसिव वेव्स, या फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो गया, साइक्लोन्स, एक्सट्रीम रेनफॉल, तो ऐसे में ये जो है शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है। तो इसके पीछे जो आपके लैंड मास है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उनको प्रोटेक्ट करता है ये मैंग्रोव्स। सिमिलर कंसेप्ट हम कोरल्स में भी देखेंगे, कोरल्स में भी सेम आपको शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए काम आता है। ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं काउजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ मैंग्रोव्स। क्या काउजेज है भाई, तो एक तो सी लेवल राइज एंड कोस्टल इरोजन। सी लेवल राइज होगा तो भाई जो मैंग्रोव्स ओरिजिनल एरिया पर है, बिकॉज ऑफ द सी लेवल राइज उनको हो सकता है वो नेचुरल इन्वायरमेंट उनके लिए सस्टेनेबल ना हो, सूटेबल ना हो, है ना। अब जैसे एक टेम्परेचर के बाद आप भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सेम रूल अप्लाइज हियर टू सी लेवल राइज, कोस्टल इरोजन एंड फिर देखिए रिवर वाटर लेवल्स में भी कमी हो रही है। और मैंने आपको बताया कि ये आपका अ, जो मैंग्रोव्स होता है ये बेसिकली ट्रांजिशनरी जोन होता है, मतलब ट्रांजिशनरी जोन में सर्वाइव करते हैं। एक तरफ से फ्रेश वाटर आ रहा होता है, दूसरी तरफ सी वाटर होती है, दोनों का मिक्सचर होता है, तो यहाँ पर मैंग्रोव सर्वाइव करती है। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए कि जो फ्रेश वाटर रिवर से वो कम आ रहा है, ठीक है, रेनफॉल पैटर्न में चेंज हो रहा है, इसके कारण है। तो ऐसे में मैंग्रोव्स के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाते हैं। उसके बाद इस इन्वेसिव एलियन स्पीसीज का अटैक हो जाना। इन्वेसिव मतलब वही हो गया कि वो नॉन नेटिव स्पीसीज है और ये काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं और नेटिव स्पीसीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसको आप एक एग्जांपल के साथ लिख सकते हैं, हमें वो इन्वेसिव स्पीसीज का नाम याद नहीं आ रहा वैसे। ये बेसिकली केरला में ना ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट हो गया है और मैंग्रोव्स के ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है। ओके, उसके बाद कोस्टल डेवलपमेंट है, ये इसमें नहीं दिया गया लेकिन मैंने कुछ एडिशनल पॉइंट लाया है। कोस्टल डेवलपमेंट जैसे पोर्ट हो गया, या फिर कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जा रही है, या फिर एक्वाकल्चर, है ना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय द फिशिंग कम्युनिटी, तो ये सब भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद डैमिंग ऑफ द रिवर्स, मतलब रिवर्स के ऊपर डैम बना रहे हैं तो वाटर जो है
उसके नेचुरल फ्लो को रोका जा रहा है, तो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द मैंग्रोव्स। फिर पॉल्यूशन तो है ही, लाइक एग्रीकल्चरल फील्ड से जो फर्टिलाइजर्स है वो बह कर रिवर के थ्रू यहाँ पर आते हैं कोस्टल रीजन में जहाँ पर मैंग्रोव्स है, एंड इट अफेक्ट्स द मैंग्रोव्स पॉपुलेशन। पेस्टिसाइड डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल एफलुएंट्स, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज ये रिवर या फिर कोस्टल लोकेशन के किनारे रहते हैं ताकि इनको जब भी वाटर की ज़रूरत पड़े तो आसानी से ये कैच कर ले। फिर क्लाइमेट चेंज का एक मुद्दा तो है ही, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज सी लेवल राइज, टेम्परेचर इंक्रीमेंट एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इज गोइंग मोर फ्रिक्वेंट। ओके, तो हमने ये पूरा कवर किया। अब आते हैं एफर्ट्स क्या लिए जा रहे हैं टू प्रोटेक्ट द मैंग्रोव। आज आपका लेक्चर लंबा जाएगा, आप चिंता ना करें। ये जो हमने 2-3 दिन गैप लिया था ना, तो ये 2-3 दिन का गैप आज ही पूरा ख़त्म करेंगे। तो इसीलिए जब भी आप लेक्चर देखते हैं कि डिले हो रहा है तो ये ना सोचें कि भाई अब कब आएगा, अब कब आएगा। तो मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट कर ही देंगे। तो हमने आपसे जैसा वादा किया है कि भाई जल्द से जल्द हो, वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जब जब हमें टाइम मिलेगा वी विल बी कंप्लीटिंग दैट। तो आज देखिए आपका लंबा चौड़ा लेक्चर जाएगा, बस शांति से सुनते रहिए, स्थिरता से सुनते रहिए और कंसेप्ट के समझने पर फोकस करिए कि जो हम कंसेप्ट समझा रहे हैं, मैंग्रोव्स, वेस्टर्न घाट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, उसके नियम, कीवर्ड्स हम बहुत सारे एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो उन सब पर आपका फोकस ज़्यादा रहना चाहिए, सो दैट एक्चुअल जो नीड है एग्जाम की उसको आप एड्रेस कर सकें, एक्चुअल जो नीड है क्वेश्चंस की उसको आप एड्रेस कर सकें। बाकी तो हम समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आप न्यूज पेपर से कलेक्ट कर सकते हैं, मैगजीन जो पढ़ते हैं उससे कलेक्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए एफर्ट्स पर आते हैं कि क्या कोशिशें की गई है। मैंने आपको बताया था कि भाई प्रॉब्लम है तो भाई क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, और फिर एफर्ट्स क्या लिए जा रहे हैं। एफर्ट्स में भी क्या नेशनल एफर्ट क्या है, इंटरनेशनल एफर्ट क्या है, तो हम दोनों देखेंगे। सबसे पहले हम नेशनल एफर्ट देखेंगे। तो मिस्टी स्कीम जो कि बजट 2023-24 में अनाउंस की गई थी, और मिस्टी का फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो यहाँ पर दोनों है कि मैंग्रोव, तो एक तो ये है कि इसके माध्यम से जो लोग मैंग्रोव्स पर डिपेंडेंट हैं उनके इनकम को तो बढ़ाए जाए, उसके साथ साथ मैंग्रोव्स का भी प्रोटेक्शन किया जाए। तो भाई मैंग्रोव्स का प्रोटेक्शन करेंगे तब तो ये जो कम्युनिटीज पर डिपेंडेंट है इनके इनकम स्टेबल रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, है ना। तो मैंग्रोव प्लांटेशन को बढ़ावा देना है अलोंग द कोस्ट लाइन। उसके बाद देखिए नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम है विच इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम दैट आल्सो टॉक्स अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स एज वेल एज कोरल रीफ्स। फिर सैम इनिशिएटिव है दैट स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन द मैंग्रोव इकोसिस्टम, ताकि भाई मैंग्रोव्स को नुकसान ना हो जाए। ओके, और यहाँ पर आप देखिए मैंग्रोव ट्रीज भी फार्मर्स प्लांट करते हैं। उसके बाद ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस, ये ग्लोबल एफर्ट है, तो यहाँ से आप ग्लोबल एफर्ट का एग्जांपल दे सकते हैं। तो ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस इंडिया ने इसे ज्वाइन किया ड्यूरिंग द COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 ऑफ द UNFCCC, एंड इट एम्स टू डबल द मैंग्रोव कवरेज ओवर द एग्जिस्टिंग लेवल बाय 2030। उसके बाद देखिए मैंग्रोव फॉर फ्यूचर, ये बेसिकली IUCN और UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मिलकर इसे लॉन्च किया था, और वही बात है ये भी मैंग्रोव कंजर्वेशन की बात करता है। उसके बाद देखिए ब्लू कार्बन इनिशिएटिव, तो जो इंटरनेशनल ब्लू कार्बन इनिशिएटिव है ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने का प्रयास करता है थ्रू द कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कोस्टल एंड मेराइन इकोसिस्टम। कोस्टल में आपका मैंग्रोव्स भी आ गया है ना। तो यहाँ पर आप नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट दोनों देखें। फिर मैंने कुछ एडिशन किया लाइक कोस्टल रेगुलेशन जोन जो नोटिफाई किए जाते हैं मिनिस्ट्री के द्वारा, वहाँ पर आप देखेंगे कि भाई कुछ कुछ एरिया में हमने नो डेवलपमेंट जोन डिमार्केट करके रखा है कि वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट अलाउ नहीं होगा। इट ऑल्सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंजर्व द मैंग्रोव्स एरिया, मैंग्रोव्स हैबिटेट। उसके बाद जो प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट और बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइक यूनेस्को का प्रोटेक्टेड एरिया होता है, ठीक है। तो आप गल्फ ऑफ मन्नार रीजन को देखेंगे जो आपका यहाँ पर है, मैप से मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपका श्रीलंका है, यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ मन्नार है, तो यहाँ पर भी मैंग्रोव्स है, तो ये प्रोटेक्टेड एरिया है, तो यहाँ पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से भी आपका कंजर्वेशन एफर्ट्स किया जाता है। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैंग्रोव्स इकोसिस्टम, और ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1990 में इस्टेब्लिश हुआ टू स्टडी द मैंग्रोव्स
ओके, तो जब मैंग्रोव पर स्टडी रिसर्च चलेगा तो पता चलेगा कि भाई क्या फैक्टर्स है जो इसके डिग्रेडेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर इसको एड्रेस किया जाएगा। एंड देन इनहेंसिंग द कंजर्वेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, वही बात है। फिर एक केस स्टडी दिया गया है गुयाना का। गुयाना बेसिकली कंट्री है, आपको बताना है कि कौन से कंटिनेंट में ये कंट्री लोकेटेड है। और यहाँ पर क्या है कि जो वुमेन लेड वॉलंटियर ग्रुप है दैट एम्स फॉर मैंग्रोव अवेयरनेस एंड रिस्टोरेशन, तो इन सब ने मिलकर, इसमें खासकर महिलाओं का रोल ज़्यादा दिखाया गया है, तो ये लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, अवेयरनेस देते हैं, कंजर्वेशन टेक्निक बताते हैं कि कैसे मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कंजर्वेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर वुमेन लेड पार्टिसिपेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स का अच्छा खासा एग्जाम्पल यहाँ देखने को मिला है। और आप दूसरे कंट्रीज के भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। यहाँ पर आपके मन में जो लगे केस स्टडी न्यूज़पेपर से, मैगजीन से उठाकर पटकिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वे फॉरवर्ड क्या है कि भाई सिस्टमेटिक एंड पीरियोडिक इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग होनी चाहिए एग्जिस्टिंग मैनग्रोव्स की, कि भाई एरिया एक्सपेंड हो रहा है कि श्रिंक हो रहा है। वैसे तो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट इसके लिए सर्वे कंडक्ट करती ही है, लेकिन ये देखा जाए कि भाई मैंग्रोव्स को कोई थ्रेट तो नहीं है, कोई डिजीज तो स्प्रेड नहीं हो रहा है, या फिर कौन कौन से फैक्टर है जो मैंग्रोव्स के डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमें एक बार प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके बाद बायो रिस्टोरेशन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बायो रिस्टोरेशन में वही होता है कि जो आपके मैंग्रोव हैबिटेट है जो डिग्रेड हो रहे हैं, जो श्रिंक हो रहे हैं, उसको रिवाइव किया जाए, है ना, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। उसके बाद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो आपके लोकल कम्युनिटीज हैं, कोस्टल एरियाज पर रहते हैं, तो उन सब का रोल महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उन सबको आइडिया होता है कि भाई कहाँ पर मैंग्रोव्स है और किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। खासकर हम इनमें अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि मेन बेनिफिशियरी और लूजर तो यही होने वाले हैं। तो अवेयरनेस, कंजर्वेशन टेक्निक, ये सब साझा कर सकते हैं इनके साथ। ओके, उसके बाद देखिए कोरल रीफ। ये पूरा आपका मैंग्रोव्स का टॉपिक खत्म हुआ। मैंग्रोव्स के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में, मेरे ख्याल से 2019 में पूछा गया होगा, 2019 में, हाँ। तो आप पीवाईक्यू जरूर खोल के देखिए, ज्योग्राफी के सेक्शन में वैसे कवर हो जाएगा आपका। तो और सॉल्व करके देखें कि एक्चुअल में आपको बेनिफिट मिला कि नहीं। तो अब आते हैं हम कोरल रीफ्स। ये भी आसान टॉपिक है, बस समझना एक बार देरी है कि कोरल रीफ क्या है। देन कुछ इनिशिएटिव्स चलते हैं कोरल रीफ्स के रिगार्डिंग, तो वो सब भी हम देखेंगे। तो होप कि दिस लेक्चर इज बेनिफिटिंग यू अ लॉट। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है, फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक शेयर करते रहे, और किसी प्रकार का डाउट हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हुई हो, तो आराम से आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, अपने डाउट्स को रेज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं कोरल रीफ से। तो मैंने आपको बताया लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, तो अभी आधे घंटा और आपको सुनना होगा फिर से, क्योंकि मेरा मकसद है कि आज पूरा ये लेक्चर खत्म कर ही दिया जाए। आपका क्या ख्याल है? जल्दी से थंब लाइक करिए। सो लेट्स टॉक अबाउट कोरल। तो देखिए, आपको पता है कि मेजोरिटी ऑफ द एरिया ऑफ आवर अर्थ क्या है? ओशियंस है, ठीक है। तो भाई ओशियन के नीचे थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि कोरल स्पीसीज रहती है। हर जगह पर तो नहीं मिलेगा, लेकिन सर्टेन कंडीशन अगर अवेलेबल है, जो कि हम देखेंगे यहाँ पर आपका ग्रोथ कंडीशन दिया गया है, तो अगर वो कंडीशन अवेलेबल है तो वहाँ पर कोरल्स होने के अच्छे खासे चांस है, और कोरल मिलते हैं। तो बेसिक क्या है कोरल्स? तो कोरल्स आर species having the symbiotic relationship between the algae and the polyps. Polyps बेसिकली एनिमल कैटेगरी में आते हैं, और algae जो है प्लांट कैटेगरी में आते हैं। तो इन्हीं का symbiotic रिलेशन आपको कोरल रीफ में देखने को मिलता है। एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज लंग्स ऑफ द ओशियन, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन भी जनरेट होता है, और बहुत सारे
स्पीसीज के लिए हैबिटेट जोन है। यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ आती हैं, रहती हैं, फूड गैदर करती हैं, ठीक है। तो इसलिए कोरल्स का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है और इसी के कारण नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट लिए जा रहे हैं फॉर द कंजर्वेशन, ताकि कोरल ब्लीचिंग एंड अल्टीमेटली कोरल एक्सटिंक्शन को रोका जा सके। ओके, तो आप देखिए, दीज आर अंडर वाटर प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ स्केलेटन्स ऑफ कोरल मेराइन इनवर्टिब्रेट्स। हाँ, ये बात मैंने आपको बताना भूल गया कि ये जो आपका पॉलिप्स है ना, तो बेसिकली कैल्शियम से बना हुआ होता है, ठीक है। कैल्शियम से बना होता है। वो जो आपका स्ट्रक्चर है कैल्शियम का, ये एलिवेटेड होता है। जैसे मान के चलिए ये सी वाटर है, ठीक है, यहाँ लेवल है आपका, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पॉलिप्स का स्ट्रक्चर, और यहाँ पर एल्गी आते हैं, चिपकते हैं यहाँ पर, और फिर वेराइटी जो कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं अगर कलर कुछ चेंज करूँ तो आपको रंग बिरंगा कलर देखने को मिलेगा। इसलिए काफ़ी ज़्यादा आकर्षण होता है, टूरिज्म के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, मतलब इकोनॉमी के लिए भी। तो मैंने ये डिस्कस किया आपके लिए। तो देखिए, सपोर्ट द हैबिटेट ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन द सी। उसके बाद क्या कुछ कंडीशन है फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ। एक तो टेम्परेचर बात करें तो 20 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, मतलब रिलेटिवली वार्मर टेम्परेचर की ही जरूरत होती है। और मोस्ट फेवरेबल आप देखिए तो 23 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के रेंज में ये अच्छे से सर्वाइव करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फ्रेश वाटर में ये टिकते नहीं है, सेलाइन कंडीशन होती है, इसलिए तो सी वाटर में दिखते हैं, रिवर में आपको कोरल्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो कोरल्स ओनली सर्वाइव अंडर सेलाइन कंडीशन, और सेलिनिटी का रेंज आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे। उसके बाद देखिए शैलो वाटर। वैसे तो डीप वाटर कोरल्स भी मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में, सी वाटर के काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में मिलते हैं, लेकिन शैलो वाटर कोरल ज़्यादा डोमिनेट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे एल्गी, एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशन रहता है, और एल्गी को भाई चाहिए क्या, फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 चाहिए, तो सनलाइट चाहिए। तो भाई सनलाइट जितना वो पानी के डेप्थ में कम रहेगा, उतना उसको सनलाइट पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, है ना। तो ये खास बात होती है। तो आप देखिए, कोरल रीफ ग्रो बेटर इन सेलो वाटर हैविंग ए डेप्थ लेस देन 50 मीटर। ये बात है। हालांकि मैंने आपको बताया है कि डीप वाटर कोरल्स भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर सनलाइट तो मिलता नहीं है, वहाँ पर आपका केमिकल प्रोसेस से वो अपने आप को सर्वाइव रखते हैं। हालांकि वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसके बारे में कभी हम बाद में खुलकर चर्चा करेंगे। अगर यहाँ पर किया तो काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम चला जाएगा। तो अब बात करते हैं, हमने बेसिक तो देख लिया, अब इम्पोर्टेंस क्या है भाई कोरल रीफ का। तो पहली बात हमने आपको बता दिया, लंग्स ऑफ द ओशियन, ठीक है। अब इसके क्या क्या बेनिफिट है। एक तो ये है कि बायोडाइवर्सिटी हब। ये जो कोरल्स है, मान के चलिए ये कोरल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कोरल्स रह रहे हैं, तो यहाँ आपके जो भी मैराइन वाटर में मछलियाँ हैं या फिर बहुत सारे एक्वेटिक स्पीसीज है, वो यहाँ पर आते हैं, रहते हैं, अपने फूड के नीड को यूटिलाइज करते हैं। ओके, तो दी कोरल सपोर्ट थाउजेंड ऑफ स्पीसीज एंड ऑल्सो इनहेंसेस द बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। उसके बाद हैबिटेट एंड न्यूट्रिशन सोर्स, ये मैंने आपको बता ही दिया है, फॉर द मैराइन ऑर्गेनिजम्स, दे प्रोवाइड शेल्टर, न्यूट्रिशन एंड ऑल्सो असिस्ट इन कार्बन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर इकोनॉमिक इंजन है। इकोनॉमिक इंजन ये इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, लाइक कोरल्स से हम एक तो मेडिसिन भी बनाते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट बात टूरिज्म की, है ना, मैराइन टूरिज्म, ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्कोप है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में जो आपके ग्रेट बैरियर रीफ है ना, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, ब्यूटी को निहारने के लिए। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर्स कोरल्स शोकेज करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लाइक ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया कंट्रीब्यूशन of over $1.5 billion to the Australian economy per year। $1.5 billion, इसको रुपये में कन्वर्ट करके देखिए कितना रेवेन्यू बनता है। उसके बाद क्लाइमेट रिकॉर्ड्स, ये जो कोरल्स हैं, ये इसके माध्यम से क्लाइमेटिक स्टडी, पास्ट क्लाइमेट कैसे थे उसमें भी मदद करता है। क्योंकि अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा, वैसे तो आपको पता होगा, अगर नहीं तो थोड़ा हम समझा देते हैं। भाई ये जो कोरल्स है ना, ये ज़्यादा डेप्थ में सर्वाइव नहीं करते हैं, खासकर जो फोटोसिंथेसिस के सपोर्ट
की रिक्वायरमेंट होती है जी। ठीक है, तो जब प्लेस्टोसीन आइस एज हुआ था तो भाई अ, जो भी आपके ओशियन वाटर है वहाँ पर ग्लेशिएशंस होने लग गए थे। ग्लेशिएशंस होने लग गए तो ये कोरल्स बहुत सारे डेड होने लगे। ठीक है, तो फिर जब प्लेस्टोसीन आइस एज खत्म हुआ, वार्म फेज आया तो ग्लेशियर्स हटना शुरू हुआ। तो जो बचे कुछ कोरल्स थे ना वो सरवाइव हुए, तो वो जो आज आप देखते हैं वो कहीं ना कहीं जो बचे हुए कोरल्स है वही आपको देखने को मिलते हैं। तो जो डेड हो गए तो उनकी जब स्टडी की जाती है तो हाँ पता चलता है कि भाई आइस एज हुआ था, कोरल्स यहाँ यहाँ भी पाए जाते थे, बहुत सारे हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा चर्चा किया, ऐसे तो इस पर एक क्लास ही बन जाएगी। उसके बाद देखिए नेचुरल डिजास्टर का बफर है, वही जैसा मैंने मैंग्रोव्स की बात की ना, वो तो चलो कोस्ट लाइन पर होता है, ये भी जो है चूंकि ज़्यादा डेप्थ में होते नहीं हैं और ये एक प्रकार से बैरियर की तरह काम करते हैं। तो अगर कोई स्पीड में सुनामी की लहरें आ रही हैं या फिर साइक्लोन्स की लहरें आ रही हैं तो फिर उसको रोकने का भी काम करता है, ब्लॉक करने का काम करता है। ठीक है, एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द वेव्स एंड स्टॉर्म्स, मिटिगेटिंग डैमेज टू द कोस्ट लाइन, प्रिवेंटिंग इरोजन एंड बहुत सारे बेनिफिट। लेकिन अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कोरल रीफ के स्टेबिलिटी को, स्टेटस को खराब कर रहे हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है। और जबकि अभी हमने देखा कि ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर एंड क्लाइमेट सेंसिटिव होते हैं, जरा से भी इनको स्ट्रेस आएगा ये छोड़ के चले जाएंगे, जिसको हम कोरल ब्लीचिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख ही रहे हैं आईपीसीसी का रिपोर्ट आते रहता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है, या फिर 21वीं शताब्दी में हमारा जो टारगेट है 1.5 डिग्री क्रॉस ना हो टेम्परेचर राइज, वो भी ब्रीच हो सकता है। तो ये सब कोरल्स के हैबिटेट को डैमेज करेंगे एंड कोरल एक्सटिंक्शन भी हो सकता है, नॉट ऑल लेकिन बहुत सारे जगह पर। ठीक है, एंड ऑल्सो सम डिजीज में स्प्रेड एंड दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट द कोरल्स। उसके बाद ओवर फिशिंग, उसके बाद कोस्टल डेवलपमेंट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूरिस्ट रिजॉर्ट, ये सब डैमेज कर रहे हैं। उसके बाद पॉल्यूशन भी है, लाइक जो केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं, किए जाते हैं ओशियन वाटर में, सी वाटर में, या फिर जो शिप्स होते हैं वो अपने बाई प्रोडक्ट्स को भी वाटर में, ओशियन वाटर में रिलीज कर दिया जाता है। कौन देखने गया भाई, बीच में जाकर रिलीज कर दिया, है ना। एंड ऑल्सो algae overgrowth एंड पॉइजनिंग ऑफ द कोरल, ये सब चीज़ें। अब देखिए, अब अलगी ओवरग्रोथ कैसे अफेक्ट कर सकता है, ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपका कोरल रीफ्स है ना, ये वाटर है, ठीक है, और ये आपका सी लेवल है। तो भाई यहाँ पर अगर अलगल ग्रोथ हो गया तो सनलाइट पेनिट्रेट कम करेगा, कम किया तो कोरल्स को जो सनलाइट की ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो भाई उतना वो प्रोडक्शन नहीं देगा जो भी वो आउटपुट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है ना। तो फूड फूड बेसिकली, तो जो अदर मेराइन स्पीसीज है जो इन पर डिपेंडेंट है वो भी स्ट्रेस में आ जाएंगे, क्योंकि उसकी जो फूड रिक्वायरमेंट है फुलफिल नहीं होगी। तो भाई ये साइकिल चलेगा, फिर इसके ऊपर जो डिपेंडेंट है उसका भी फूड रिक्वायरमेंट प्रभावित होगा एंड इट कैन लीड टू साइक्लिकल लॉस ऑफ सम ऑफ द स्पीसीज। ओके, ये हो गया। उसके बाद सेडिमेंटेशन है, बेसिकली सॉइल इरोजन फ्रॉम द कोस्टल डेवलपमेंट increases the sedimentation in the rivers and it can deprive the sunlight। उसके बाद इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, ये सब जो है ना वेस्टर्न घाट या फिर मैंग्रोव्स या फिर कोरल्स, यहाँ पर आप IES इन्वेसिव एलियन स्पीसीज का एग्जांपल दे सकते हैं, नो डाउट। जैसे यहाँ पर ये केस स्टडी दिया गया है, स्नो फ्लेक कोरल विच पोजेज ए थ्रेट टू द कोरल बायोडाइवर्सिटी। ये आपका तमिलनाडु के कोस्ट, केरला के कोस्ट पे देखने को मिल रहा है। ओके, अब देखिए कुछ फैक्ट्स हैं एंड ये फैक्ट क्यों दिए जाते हैं, ताकि आप मेन से राइटिंग में इंटीग्रेट करेंगे। ये ज़रूरी होता है क्योंकि विदाउट इंटीग्रेटिंग द डाटा और द फैक्ट आपका आंसर सुपरफिशियल लगेगा। इसीलिए सम डाटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देख लेते हैं क्या कुछ इंफॉर्मेशन है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क रिपोर्ट, in the last decade the world lost about 14% of the coral reef। मतलब 10 सालों में 14%। ओके, तो अगर पर ईयर देखा जाए तो 1.4% लॉस्ट होता गया, सिंपल सा बात है। एवरेज बोल रहे हैं,
ऐसा नहीं कि पर ईयर 1.4% लॉस वही होगा एवरेज। उसके बाद देखिए आईपीसीसी ने प्रोडिक्ट किया है कि भाई अगर ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस के टारगेट को रीच करता है बाय 2100, तो 70 से 90% जो कोरल रीफ है वो नष्ट हो जाएंगे एंड इट कैन गो एक्सटिंक्ट इफ इट इज 2 डिग्री हायर। मतलब अगर 2 डिग्री या उससे ज़्यादा क्रॉस हो गया तब तो एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगे। ओके, फिर यूएन का एक रिपोर्ट देखिए, इन्होंने बोला है कि 70% ऑफ अर्थ कोरल रीफ आर थ्रेटेन। बस इतना याद रखें क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स याद रहेंगे नहीं, कंफ्यूजन रहेगा। फिर इंडिया के लेवल पर क्या कुछ स्टेटस है तो आप देखिए तमिलनाडु क्लाइमेट समिट 2.0, इन्होंने बेसिकली एक स्टडी रिपोर्ट रिलीज की है। और बस हमें यहाँ से ये पॉइंट निकालना है कि जो गल्फ ऑफ मन्नार वाला रीजन, कहाँ है गल्फ ऑफ मन्नार? ये श्रीलंका है, ये इंडिया है, ये आपको गल्फ ऑफ मन्नार वाला रीजन, ठीक है। तो यहाँ इस समिट में ये हाईलाइट किया गया कि जो कोरल रीफ एरिया है, ठीक है, इस रीजन में जो पहले 37% हुआ करती थी 2005 में, ये घटकर 27.3% हो गई है 2021 में। ओके, तो ये फैक्ट आप इंडिया के लेवल पर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई मेथड्स क्या है कोरल रिस्टोरेशन के लिए। मैंने वही बताया आपको, वही हमने प्रॉब्लम देख लिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लिया, और अब कुछ सजेशन आप दे सकते हैं तो दीजिए। उसके बाद कुछ इनिशिएटिव्स पर चर्चा होगी, यही तो चलता है आपका। तो एक तो ये है कि बायोलॉजिकल रिस्टोरेशन, इसमें क्या है कि भाई जो कोरल ग्रोथ है उसको प्रमोट किया जाए, यही होता है बायोलॉजिकल रिस्टोरेशन। ओके, उसके बाद स्ट्रक्चरल रिस्टोरेशन, इसमें क्या है कि आर्टिफिशियल रीफ्स बना दिए जाए ताकि वहाँ पर कोरल्स को फिर से बुलाया जा सके और उस रीफ पर कोरल्स को ग्रो किया जा सके। आर्टिफिशियल रीफ जो है ना वो बेसिकली क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही स्ट्रक्चर होता है और ये एल्गी इस पर अट्रैक्ट होती है। तो अगर हम आर्टिफिशियली बना देते हैं तो एल्गी अट्रैक्ट हो सकती है, फिर से हमारा कोरल जो है वो आ सकता है। ओके, उसके बाद देखिए रीलोकेशन ऑफ द रॉक्स या डेड कोरल हेड्स, तो जहाँ से कोरल्स भाग गए हैं लेकिन वो स्ट्रक्चर तो मौजूद है, तो उसको लेस इन्वायरमेंटली स्ट्रेस जोन में शिफ्ट कर सकते हैं ताकि फिर से वहाँ पर कोरल्स आ सकते हैं। ओके, ये कुछ इनिशिएटिव है। उसके बाद फिजिकल रिस्टोरेशन है, लाइक एड्रेसिंग द कंडीशंस which are damaging the corals and which are leading to the coral bleaching। तो यहाँ तक हमने देखा। वैसे बायोरेक टेक्नोलॉजी एक अच्छा इनिशिएटिव है, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है और बायोरेक टेक्नोलॉजी पर हम चर्चा करेंगे नेशनल इनिशिएटिव्स के अंतर्गत। तो क्या कुछ इनिशिएटिव है भैया, तो आप देखिए ग्लोबल इनिशिएटिव में एक तो इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव है, that is an informal partnership between nations and various organizations at the world level that preserves the coral reef and related ecosystem around the world। उसके बाद कोरल रीफ ब्रेकथ्रू इनिशिएटिव, ये जो अभी हमने चर्चा की इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव वाली, इन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया था और ये भी कहीं ना कहीं कोरल रीफ के कंजर्वेशन की बात करता है। इसका टारगेट आप देखिए एटलीस्ट 1,25,000 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ सेलो वाटर ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स को रीस्टोर, प्रोटेक्ट, कंजर्व करने की बात की गई है बाय 2030। उसके बाद ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क है दैट टॉक्स अबाउट monitoring of the coral reef, scientific information gathering on the health of the coral reef ecosystem। उसके बाद ग्लोबल कोरल रीफ अलायंस भी है, which is a alliance of volunteer scientists, diverse environmentalists to coral reef preservation। Then we have the global coral reef R&D accelerator program। और बस इतने पर मत शिफ्ट होइए आप, आपको कुछ भी नया इनिशिएटिव करंट अफेयर्स में पता चलता है कि भाई ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है, ये इनिशिएटिव लाई जा रही है इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, यहाँ पर डायरेक्ट आप पॉइंट आउट करिए। क्योंकि नए नए इनिशिएटिव अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ भाई ये न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ता है, मैगजीन पढ़ता है, तभी तो ये लिख पा रहा है, तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। ओके, कीप दिस सजेशन। उसके बाद नेशनल इनिशिएटिव की बात करें तो एक तो मिनरल एक्विजिशन टेक्नोलॉजी, इसी को हम बायोरॉक टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है ताकि सी वाटर में
सी वाटर में सप्लाई किया जाता है, ताकि जो सी वाटर में जो मिनरल्स हैं लाइक कैल्शियम है, मैग्नीशियम है ना, वो सब आकर्षित हो जाए और एक जगह इकट्ठे हो जाए। तो जब इकट्ठे होते चले जाएंगे तो ये आपका एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो यही बन जाएगा आपका आर्टिफिशियल रीफ। और यहाँ पर हम कोरल्स को बुला सकते हैं, है ना। यही चीज़ है आपका बायोरॉक टेक्नोलॉजी। इस पर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द कोरल स्ट्रक्चर बाय अट्रैक्टिंग द मिनरल्स एंड अट्रैक्टिंग द कोरल्स। ओके, ये हो गया। उसके बाद नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम भी है। उसके बाद कोस्टल रेगुलेशन जोन प्रोटेक्शन, इसके लिए मैंने आपको मैंग्रोव में भी यूज करने के लिए बोला था, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ओवरसाइट, गवर्नमेंट अपने लॉज नियम कानून के माध्यम से निगरानी रखती है। स्टेट लेवल पर भी वैसे निगरानी रखने की जरूरत है। यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटीज विच आर लिविंग इन द कोस्टल एरियाज। ठीक है, तो कम्युनिटीज के साथ क्या हो सकता है, अवेयरनेस हम फैला सकते हैं, ठीक है, कि भाई ओवर एक्सप्लॉयटेशन मत करो फिशिंग का, क्योंकि जो वो नेट बिछाते हैं कभी कभी कोरल स्ट्रक्चर भी उसमें फंस जाते हैं, तो इट कैन ऑल्सो डैमेज। उसके बाद मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया जो यूनेस्को डिक्लेयर करती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी डिक्लेयर करती है, जैसे मैंने गल्फ ऑफ मन्नार प्रोटेक्टेड एरिया की बात करी, ये हो गया। अब बात करते हैं कि भाई ठीक है कोरल पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये सब डिग्रेडिंग फैक्टर से होता क्या है। सबसे पहले होता है आपका कोरल ब्लीच। देखिए, जब भी आपका स्ट्रेस कोरल्स पर आएगा, कोरल के हैबिटेट पर आएगा, तो कोरल्स नष्ट नहीं होती है इनिशियली। सबसे पहले वो इंडिकेटर दिखाएंगे कि भाई मेरे पर स्ट्रेस आ रहा है, हमें बचाओ बचाओ। कैसे बचाएं, कैसे दिखाएंगे वो, कोरल ब्लीच करके। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर एक कोरल था और यहाँ पर 27 डिग्री टेम्परेचर था, ठीक है, कोरल अच्छा खासा सर्वाइव कर रहा है, खेल कूद रहा है भैया मजे से, लेकिन पता चला टेम्परेचर 28 डिग्री हो गया। तो अब क्या है कि ये टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, अब ये अपने आप को टॉलरेट नहीं कर पाएंगी, तो धीरे धीरे ये जो एल्गी इस पर चिपकी हुई थी भागना शुरू करेगी, भाई भागो भागो भागो, कुछ बढ़िया एनवायरनमेंट ढूंढो, ठीक है, दूसरे लोकेशन पर भागो। तो डीकलराइजेशन होने लगेगा, क्योंकि कलर कौन प्रोवाइड कर रहा है, कलर तो एल्गी ही प्रोवाइड कर रही है। तो डीकलराइजेशन होगा, तो इससे पता चल जाएगा हाँ भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, टेम्परेचर स्ट्रेस है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट दिख रहा है। तो हमें पता चल गया। तब हम अगर इस स्ट्रेस को टैकल करवा सकते हैं तो फिर हम यहाँ कोरल बचा सकते हैं, सिंपल सा बात, ठीक है। तो कोरल ब्लीचिंग इज लाइक डीकलराइजेशन दैट इज सजेस्टिंग कि समथिंग इज नॉट गुड फॉर द कोरल्स इन देयर हैबिटेट। ओके, ये रीजन क्या हो सकता है कोरल ब्लीचिंग का, बहुत सारे फैक्टर्स है जो भी उनको स्ट्रेस प्रोवाइड करती है, लाइक सी टेम्परेचर बढ़ जाना, सी लेवल राइज हो जाना, ईएल नीनो जैसी घटना भी इफेक्ट करती है। पहले क्या है, 10 साल में एक बार ईएल नीनो इवेंट आता था, अभी क्या है, 1 साल 2 साल में ईएल नीनो इवेंट आ रहा है। और ईएल नीनो इवेंट में होता क्या है वैसे, बेसिकली जो आपका पैसिफिक रीजन वाला एरिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इधर ऑस्ट्रेलिया है और इधर आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, पेरू चिली के लोकेशन उधर ले लीजिए और इधर ऑस्ट्रेलिया का ले लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका क्लाइमेटिक कंडीशन है ना वो रिवर्स हो जाती है, यानी कि पेरू चिली के क्लाइमेटिक कंडीशन ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेटिक कंडीशन पेरू चिली में चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे में भाई जो वहाँ पर फ्लोरा फौना है वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे अगर ये फ्रिक्वेंटली होगा। एक बार दो बार होगा तो चलो ठीक है, लेकिन साल में पता चला 2 बार हो रहा है या 2 साल में 3 बार हो रहा है, तो ऐसे में ये अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे और ये अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, वहां से चले जाएंगे, ठीक है। ये तो मोस्टली ये हो गया। फिर ओशियनिक एसिडिफिकेशन लाइक कार्बोनिक एसिड, जैसे जो CO2 हम इमिट करते हैं, ओशियन उसे एब्जॉर्ब करती है, और CO2 प्लस H2O मिलकर कार्बोनिक एसिड बनता है, और कार्बोनिक एसिड जो है जो कोरल के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कैल्शियम के बने होते हैं उसको कमजोर कर देती है। तो ऐसे में कोरल स्ट्रक्चर टिक नहीं पाएगी, कोरल अपने आप को टॉलरेट नहीं कर पाएगी एंड कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कोरल एंड देयर ग्रोथ। उसके बाद सोलर एंड यूवी रेडिएशन लाइक चेंजेस इन वेदर पैटर्न लीड्स टू कोरल ब्लीचिंग ड्यू टू रिड्यूस्ड क्लाउड कवर एंड इंक्रीज्ड रेडिएशन एक्सपोजर। उसके बाद देखिए इन्फेक्शियस डिजीज लाइक बढ़ जाना, लाइक कोई बैक्टीरिया है वाइब्रियो सिलोई, ये वार्म वाटर पर ज़्यादा थ्राइव करते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है, वाटर वार्म अप हो रहा है, ओशियन वाटर, तो ऐसे में कोरल्स जो है वो इन बीमारी के शिकार हो सकते हैं। साथ के साथ राइजिंग टेम्परेचर से क्या होता है ना, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन जो है मिक्सअप सही से नहीं होती है, तो वैसे में जो स्पीसीज एनिमल्स ऑक्सीजन पर सर्वाइव करते हैं वो फिर अपने आप को ऑक्सीजन लेस महसूस करें। नेक्स्ट इज योर केमिकल पॉल्यूशन एंड सेडिमेंटेशन, इस पर तो हमने चर्चा कर ही दी है। फिर ह्यूमन इंड्यूस्ड थ्रेट्स लाइक ओवर फिशिंग हो रहा है भाई, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो रहा है, कोरल माइनिंग हो रहा है, कोस्टल डेवलपमेंट किया जा रहा है, पोर्ट डेवलपमेंट किया जा रहा है, इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जा रही है, तो ये सब भी खतरा पहुंचाते हैं। है मिनरल एंड फ्यूल्स एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट आप देखेंगे कि बहुत सारे जो कोस्टल कंट्रीज है, जैसे गल्फ कंट्रीज की बात कर ले, वैसे तो वहाँ पर कोरल्स उतना ज़्यादा डोमिनेटेड नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, ऑयल सब कहाँ मिलती है? कोस्टल लोकेशन पर। भाई कोस्टल लोकेशन पर कोरल्स भी तो है, तो ऐसे में कोरल्स को खतरा पहुंच जाता है, इंडिया में भी। ये हो गया। फिर मैंने आपको वैसे बताया पोर्ट डेवलपमेंट, शिपिंग, ये सब है। इम्पैक्ट क्या है कोरल ब्लीचिंग का? तो भाई जो मेराइन हैबिटेट है, और मेराइन हैबिटेट हो या फिर कोई भी हैबिटेट हो, वो फूड चेन फूड वेब के माध्यम से ही सर्वाइव करती है। तो भाई अगर कोरल्स को नुकसान हुआ तो कोरल्स पर जो डिपेंडेंट जो भी स्पीसीज हैं वो भी कल को एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, कल को अपने नेचुरल हैबिटेट से गायब हो सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये तो बात हो ही गई। डेटोरिएशन इन द इकोनॉमी, क्योंकि टूरिज्म सबके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट जरिया है कोरल रीफ, बिकॉज ऑफ इट अट्रैक्टिव ब्यूटी। उसके बाद अफेक्ट द फूड अवेबिलिटी इन द मेराइन इकोसिस्टम एंड इट कैन अल्टर द फिश इकोसिस्टम which has an impact on the availability of the food। तो सिंपल सिंपल पॉइंट है, अब तो समझ ही गए होंगे। कंसेप्ट मैंने बता दिया तो समझना कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं आप इसको थोड़ा तेजी से खींच रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर पाएँ। उसके बाद देखिए कोस्टल प्रोटेक्शन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा भाई? पड़ेगा जब एक्सट्रीम वेदर इवेंट आएगा ना, और कोरल्स के जो स्ट्रक्चर जो पहले प्रोटेक्ट करते थे सी वेव्स से, ठीक है, सुनामी के वेव्स से, तो कोरल जब रहेगा नहीं तो फिर अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है इन सब एक्सट्रीम वेदर इवेंट का कोस्टल एरियाज पर, कोस्टल लैंड मास पर, वो ज़्यादा होगा, तो ह्यूमंस के लिए भी नुकसान है। ठीक है, तो कोरल रीफ शील्ड कोस्ट फ्रॉम इरोजन, फ्लडिंग एज वेल एज इनहेंस्ड स्टॉर्म डैमेज। अब यहाँ पर देखिए डिटोरिएटिंग ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑस्ट्रेलिया है आपका, वैसे तो गोल चक्कर नहीं है, लेकिन मैंने बना दिया है वैसे। ये आपका ऑस्ट्रेलिया, इधर आपको ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगा। ठीक है, तो यूनेस्को इन्होंने रिकमेंड किया था अपने वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के माध्यम से, ये जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ इकोसिस्टम है उसको वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट में डाला जाए। क्यों? क्योंकि कोरल रीफ पर खतरा बढ़ रहा था और कोरल ब्लीचिंग जैसी घटनाएं हो रही थी, तो भाई इसको हम डेंजर लिस्ट में डाल देंगे तो इस पर प्रोटेक्शन और केयर ज़्यादा गवर्नमेंट कर सकती है, इसलिए ये कोशिश की गई थी। और वैसे तो जब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि आप इसको डेंजर लिस्ट से हटाइए, हम इसे प्रोटेक्शन करने का प्रयास करेंगे, तो फिर इसे हटा दिया गया। ओके, ये बेसिक चीज़ है। तो कंसर्न्स क्या बताए गए थे? तो राइजिंग सी टेम्परेचर, कोरल ब्लीचिंग, ये। तो भाई आगे क्या सजेशन होनी चाहिए? तो वही है ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि भाई क्लाइमेट्स और कोरल दोनों डिपेंडेंट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो कोरल पर प्रभाव होगा, तो हम इसे टैकल करें पहले। उसके बाद सोशल मूवमेंट फॉर्मेशन, सोसाइटी और बिहेवियर्स में चेंज करवा सकते हैं कि वो सस्टेनेबिलिटी और कोरल रीफ के इम्पैक्ट को कम किया जा सके। उसके बाद देखिए मल्टी स्टेक होल्डर इंगेजमेंट विद वेरियस इंडस्ट्री लीडर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, फाइनेंशियल मिनिस्ट्रीज या फिर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, या फिर ये कहिए कि जो कोस्टल कम्युनिटी है उनको भी साथ में लीजिए, जो शिपिंग फील्ड में जुड़े हुए हैं उनको भी साथ में लीजिए, कुछ प्रॉपर सोल्यूशन निकालिए, इनोवेटिव सोल्यूशन निकालिए। ठीक है, इनोवेटिव सोल्यूशन में मतलब क्रिएटिव सोल्यूशन जो अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ क्रिएटिव सोल्यूशन जो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जैसे कोरल गार्डनिंग है, माइक्रोबियल इंकुलेशन है। माइक्रोबियल इंकुलेशन होता है कि भाई कुछ माइक्रोब्स होते हैं ना, एक बैक्टीरिया सब जो कोरल के ग्रोथ को फैसिलिटेट कर सकते हैं, तो उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द कोरल ग्रोथ। ओके, बाकी हमने बायो टेक्नोलॉजी की बात तो की। ये पूरा आपका कोरल्स
का टॉपिक समाप्त हुआ और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टाइम हो रहा है 2:05 और मैंने आपको बोला था कि आधा घंटा और एक्स्ट्रा जाएगा, तो बस अब 10 मिनट में आपका टॉपिक खत्म होने वाला है, आप चिंता ना करें। तो एक बड़ा जो आपका बर्डन है वो खत्म होगा, फिर हम चैप्टर 8 पर एंटर करेंगे अपने अगले लेक्चर में। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आपको अगर इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो फिर बिंदास लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें एंड दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, ठीक है। तो अब देखिए जो न्यूज है नेक्स्ट वाला, 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में लॉन्च हुई थी फॉर द टाइगर प्रोटेक्शन कंजर्वेशन टाइगर ग्रोथ, और 2023 में ये 50 साल हो गया था, है ना। तो 2023 में ये 50 साल हुआ, तो क्या हमने हासिल कर लिया, क्या हमने टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए जो इनिशिएटिव ली थी उसमें सफल हो पाए कि नहीं, टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ पाया कि नहीं, इन सब पर चर्चा होगा, ठीक है। वैसे एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है और प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो मर्ज कर दिया गया है एक साथ इस प्रोजेक्ट को, जबकि प्रोजेक्ट एलिफेंट 1993 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। ये अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, विजन आईज के मैगजीन में भी दी गई है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और मैंने शायद इसके बारे में आपको पढ़ाया भी विजन आईज के मैगजीन में, ओके। तो देखिए जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में लॉन्च की थी एंड इट वाज फ्लैगशिप कंजर्वेशन प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट द टाइगर दैट वंस अपॉन ए टाइम वाज अंडर द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी, आप देखिए ना 2000 कहाँ पर डाटा यहाँ पर दिया गया होगा, हाँ 2006 का ये डाटा है, 1411 पॉपुलेशन है, और अभी आप देखिए 2022 के रिपोर्ट में 3682 3682 पॉपुलेशन, लगभग डबल से भी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हुई है। दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट वी कैन से इन द फील्ड ऑफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी दैट अडॉप्टेड बाय द इंडिया, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए टाइगर रिजर्व्स भी हमने काफ़ी तेज़ी से बढ़ाए हैं, मध्य प्रदेश में भी टाइगर रिजर्व आपको अच्छा खासा मिल जाता है, और अभी टोटल देखा जाए तो 18 टाइगर स्टेट्स हैं जहाँ पर टाइगर्स मिलते हैं, और 54 टाइगर रिजर्व्स डिक्लेयर किए जा चुके हैं, और ये दिन ब दिन ऐड होते जा रहे हैं। वैसे यहाँ पर आप हमें बताइए कि सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है, और जो अभी आपका लेटेस्ट में 50 से लेकर 54 टाइगर रिजर्व जो डिक्लेयर हुआ है उनके क्या क्या नाम है और कौन से राज्य में है, ये आपके प्रिलिम्स में भी मदद करेगा, ओके। वैसे यहाँ पर दिया ही गया है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, ओके। उसके बाद देखिए एंटी पोचिंग मेजर्स, उसको इन्हांस किया गया है। पोचिंग मतलब ये होता है कि भाई इनके जो शरीर के अंग होते हैं इनको बेचा जाता है इलीगल तरीके से, इसलिए भी तो शिकार की जाती थी इनकी, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होते हुए एक कारण ये भी, बट बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर एफर्ट एंटी पोचिंग मेजर्स को बढ़ाया गया, स्ट्रेंथन किया गया। अब तो टेक्नोलॉजी का भी इंटीग्रेशन किया गया है इनके कॉलर में, एक मतलब इनके जो गले हैं इसमें कॉलर फिट किया जाता है जो इनके एक्टिविटीज को, इनके चाल चलन को ट्रैक करते हैं, ठीक है। इंक्रीज पेट्रोलिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग, फिर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, eco development programs have provided alternative livelihood for communities that were dependent on forest resources। सिंपल सा है। उसके बाद है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। क्या है भैया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? वैसे ये 50th एनिवर्सरी जो प्रोजेक्ट टाइगर का सेलिब्रेट किया गया उसी दौरान उसे लॉन्च भी किया गया था अप्रैल 9 2023 में, और इसमें क्या है वर्ल्ड के जो 7 बिग कैट हैं जिसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पुमा, जगुआर, चीता ये सब आ जाते हैं, इनके कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल लेवल पर प्रयास किया गया, ओके। अब इसमें जो टाइगर रेंज कंट्री है ना उसको शामिल किया गया है। अभी हाल फिलहाल में एक कंट्री है, मेरे को नाम याद नहीं आ रही है, शायद मलेशिया ही था, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में एंट्री लिया है, ओके। तो अब देखिए क्या गोल है भाई, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो फॉर द मेंबर नेशन टू शेयर नॉलेज कि भाई आप कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं टाइगर को। जैसे अभी भी आप देखेंगे 70% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इंडिया में लाई करता है, तो
ये सब जो देश है इंडिया से आइडिया लेते हैं कि कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि ये सब भी अपने देश में इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो रिकवरी एफर्ट्स सपोर्ट करना, कंजर्व द 7 मेन विकेट्स, ये पहले। तो बेनिफिट क्या हो रहा है, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहे हैं, कंजर्वेशन एफर्ट्स और मजबूत हो रहे हैं, नॉट ओनली एट नेशनल लेवल बट इंटरनेशनल लेवल। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिए जा रहे हैं, कम्युनिटी इंगेजमेंट किया जा रहा है, इंटीग्रेशन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्योंकि इसमें आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी एक इम्पोर्टेंट गोल है। ये पूरा आपका चैप्टर खत्म होता है। अब आप बताइए कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट तो नहीं, अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, देना बेझिझक के, ठीक है। अब थोड़ा सा पीवाईक्यू पर नजर डाल देते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, 2019 से पूछा गया, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम एज रेलेवेंट टू एन एनवायरनमेंट। मतलब एक तो कैरिंग कैपेसिटी को डिफाइन करना है और एनवायरनमेंट के लिए क्या रेलेवेंस रखता है, और अगर हम इस कंसेप्ट को समझते हैं तो इसकी क्या महत्वता होती है फॉर प्लानिंग फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रीजन। वैसे इसमें ये कैरिंग कैपेसिटी की बात नहीं की गई, अभी तक हमने जितना भी देखा है कैरिंग कैपेसिटी पर बात नहीं की, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है कैरिंग कैपेसिटी। अब मान के चलिए, इसको मैं लेमन टर्म में बताता हूँ कि भाई आप जो है एक व्यक्ति तो है ही, अब आपको मैक्सिमम क्षमता है कि आप 50 kg तक का वजन उठा सकते हैं, ओके। लेकिन क्या हो जब आपका 50 kg से ऊपर का वजन दे दिया जाए उठाने के लिए, ले भाई 100 kg का वजन उठाओ, तो भाई आपका कल्याण हो जाएगा, फिर आपके हाथ पैर डैमेज हो सकते हैं, है ना। तो एक बियॉन्ड कैपेसिटी के बाद आप टॉलरेट नहीं कर सकते, आप पर जो स्ट्रेस आ रहा है, तो वो जो थ्रेश होल्ड है उसी को हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे आप इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम पर आते हैं, तो इकोसिस्टम में क्या है कि भाई फॉरेस्ट है, स्पीसीज है, सॉइल है, लैंड है ना। तब देखिए लेट से एक हैबिटेट है और यहाँ पर आपके बहुत सारे स्पीसीज रह रहे हैं, प्लांट एनिमल दोनों रह रहे हैं। अब क्या है कि बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव्स ह्यूमन इंटरवेंशन हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं। तो भाई एक लिमिट के बाद ना ये हैबिटेट अपने आप को रीस्टोर नहीं कर पाएगी, यानी कि इस पर जो डिपेंडेंट फौना है, एनिमल स्पीसीज है, उसको फूड नहीं मिलेगा, ठीक है, और फिर वो खतरे में आ जाएंगे, इवन वो हैबिटेट छोड़कर दूसरे जगह चले जाएंगे। तो यही है आपका कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम, है ना, कि भाई इतना थ्रेशोल्ड बचा के रखो कि उसके बियॉन्ड अगर क्रॉस हो गया तो फिर वो फिर इकोसिस्टम को हम बचा नहीं सकेंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, बहुत सारे जजमेंट में भी बताया है। तो अगर हमें पता है कि भाई एक इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी ये है, तो हम उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। हम कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो पूरा एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे कि वो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस ना कर दे। इससे आपका डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट दोनों बैलेंस में चलेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, बायोडाइवर्सिटी लॉस भी नहीं होगी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारा लॉन्ग टर्म जो टारगेट है या गोल है क्लाइमेट के प्रति या फिर बायोडाइवर्सिटी के प्रति, वो भी इंश्योर हो, ठीक है। और जो इकोसिस्टम सर्विसेज हमें प्राप्त होता है फ्रॉम दीज इकोसिस्टम और हैबिटेट, वो भी हमें मिलता रहेगा। अदरवाइज पता चला फॉरेस्ट को पूरा ही क्लियर कर दिए तो ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे, ये है बेसिक चीज। उसके बाद देखिए, हाउ डज बायोडाइवर्सिटी वेरी इन इंडिया, हाउ इज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 हेल्पफुल इन कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। भाई इंडिया में ना बायोडाइवर्सिटी का खजाना है। अब कैसे वेरी करता है, अब हिमालयन रीजन देखिए, यहाँ पर आपको कोल्ड स्पीसीज मिल जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आपको क्या कहते हैं, वार्म से लेकर कोल्ड स्पीसीज मिल जाएंगे। जैसे फुट हिल्स पर बात करें तो जो आपका ट्रॉपिकल स्पीसीज है वो मिलते हैं, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो कोल्डर स्पीसीज मिलेंगे, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा आपको स्नो डोमिनेटेड स्पीसीज लाइक स्नो लेपर्ड ये सब मिल जाएंगे, ठीक है, कॉनिफरस फॉरेस्ट मिल जाएंगे। तो आपको दोनों में लिखना है, फ्लोरा फौना में भी। फिर आप रेगिस्तान में आएंगे तो आपको डेजर्ट मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप वेस्टर्न घाट्स में आएंगे तो आपको यहाँ पर रेन फॉरेस्ट रिलेटेड हैबिटेट मिल जाएंगे, ओके। फिर कोस्टल लोकेशन पर आपको मिल जाएगा, फिर मेराइन हैबिटेट मिल जाएगा आपको। तो ये है आपका बायोडाइवर्सिटी।
और इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए BD एक्ट लाया गया था। तो कैसे ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बायोडाइवर्सिटी को, ये आपको बताना है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो ये पूरा लेक्चर आपका समाप्त होता है एंड यू हैव टू टेल मी हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर एंड होप आपके अंदर जो डाउट होगा कि भाई कब कंप्लीट होगा कब होगा, वो समाप्त हुआ होगा। PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें और वंस वी कंप्लीट द एनवायरनमेंट लेक्चर आपको हम PDF ज़रूर शेयर कर देंगे, हाईलाइटेड PDF। तो डोंट वरी, बस आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए, दोस्तों के बीच शेयर करते चलिए और हम फिर अगले टॉपिक की शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 8 दैट टॉक्स अबाउट वाटर, वेटलैंड्स एंड कोस्टल कंजर्वेशन। ये भी आसान टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 9 बचा है, क्लीन एनर्जी एंड कंजर्वेशन। देन वी हैव अनदर टॉपिक, कौन सा है भैया, देखते हैं। हाँ, देन 10 इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और कुछ है क्या, ख़त्म है आपका, है ना। तो मुश्किल से 2 से 3 क्लास और बचे हैं, इसके लिए आपका पूरा एनवायरनमेंट सेक्शन आसानी से खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस लॉन्ग ड्यूरेशन। आई नो कि भाई थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट वंस यू कंप्लीटेड, सो थैंक यू।